हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का जो यूनिट नंबर 1 है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल बाय अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड फॉर अ रीज़न अदर दैन द इन्फेक्शन। तो क्या है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट के द्वारा हॉस्पिटल में एक्वायर होता है। लेकिन ये कब होता है? तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तब होता है। तो क्या होता है कि ये जब पेशेंट एडमिट होता है तब तो ये उसको होता है, लेकिन एडमिट होने से पहले ये क्या था, पेशेंट को वो इन्फेक्शन नहीं था। यानी कि जिसके लिए वो एडमिट हुआ उसके अलावा अगर कोई और इन्फेक्शन उसको हो जाता है तो वो क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आता है। An infection occurring in a patient in a hospital other healthcare facility in whom the infection was not present। तो क्या होता है, तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में मिला है या फिर और हेल्थ केयर फैसिलिटी में मिला है, जो कि उस टाइम पे जो इन्फेक्शन था एडमिशन के टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं था। This include infection acquired in hospital but after appearing after discharge। तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो होता है वो हॉस्पिटल में तो आता है, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है जो दिखना शुरू करता है वो कब होता है? हॉस्पिटल में भी हो सकता है और हॉस्पिटल के बाद भी हो सकता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्थ की एक्वायर्ड इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। The WHO defined HAI as an infection acquired in hospital by a patient who was admitted for a reason other than the infection। वही है कि WHO क्या बोलता है कि एक HAI जो है वो एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में एक्वायर्ड होता है पेशेंट के द्वारा। कोई ऐसे जो कि क्या था कि एडमिशन के टाइम पे वो उसको इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन एडमिशन के बाद हॉस्पिटल में क्या हो गया, उसको वो इन्फेक्शन लग गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब सोर्स कैसे कैसे है कि ये जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैल सकता है। तो सबसे पहले दो सोर्स आता है इसमें। पहला क्या है, एक्सोजिनस सोर्स है, और दूसरा जो है वो इंडोजिनस सोर्स आता है। तो एक्सोजिनस सोर्स में देखते हैं क्या आता है। द इन्फेक्शन इज अटेंड फ्रॉम द अदर पर्सन, हॉस्पिटल स्टाफ और फ्रॉम इनएनिमेट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि जो एक्सोजिनस सोर्स है वो दूसरे पेशेंट से एक पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो सही तरह से डिसइंफेक्टेंट नहीं किया गया हो, उसको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो इन्फेक्शन उससे क्या हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। कॉन्टैक्ट विथ अदर पेशेंट एंड स्टाफ, पेशेंट एंड हॉस्पिटल पर्सनल्स हैविंग इन्फेक्शन और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस में क्या आ जाता है, या तो पेशेंट से पेशेंट में जाएगा या फिर स्टाफ से पेशेंट में चला जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा आता है एक्सोजिनस में, वो क्या आता है, इन्वायरमेंटल सोर्स। यानी कि आपके आसपास में जो भी आसपास में ऑब्जेक्ट, वाटर है, फूड है, या फिर ऐसा कोई डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, तो उससे भी क्या हो सकता है, एक सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन जाने का। फिर क्या क्या हो सकता है, इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट से, ब्लैंकेट से हो सकता है, अगर सही तरह से वो लॉन्ड्री में वॉश नहीं हुआ हो तो। सैनिटरी इंस्टॉलेशन यानी बेड, पैन, कैथेटर, ये सब लगाने से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। जो दूसरा आता है वो आता है इंडोजिनस सोर्स। देखते हैं इसमें, इन्फेक्शन इज अटेन फ्रॉम ओन फ्लोरा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच में इंक्लूड ऑर्गेनिज्म कैरिड इनटू हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडोजिनस में मतलब खुद का जो पेशेंट में अगर क्या है कि अगर वो इन्फेक्टेड है वो पेशेंट, तो वो और उसके बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। यानी कि खुद का ही जो उनका फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया होता है, वो पर्सन को और ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है। या फिर एडमिशन के टाइम पे मतलब कि बाहर से ही क्या हो, उनको इन्फेक्शन हो, तब जाके हॉस्पिटल में वो और सीवियर हो सकता है। ठीक है। एडमिशन के टाइम पे उनको अगर वो इन्फेक्शन हो गया तो वो हॉस्पिटल में रहने की वजह से और सीवियर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो हो गया, एक एक्सोजिनस और एक इंडोजिनस। एक्सोजिनस जो होता है वो पेशेंट के जो भी इन्वायरमेंट है या फिर पेशेंट के अंदर वो नहीं आता है, पेशेंट के बाहर जितने भी उससे वो ये हो जाता है, क्रॉस इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इंडोजिनस है वो पेशेंट के खुद के फ्लोरा में ही
फ्लोरा से ही वो इन्फेक्ट होता है। अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे फैलता है इन्फेक्शन। तो कैसे फैलता है, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा। कोई भी इन्फेक्शन है तो कांटेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कांटेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, हैंडशेक से, या फिर ये हाँ पर्सन के अगर आप टच में आओगे तो फैलेगा। अब एक इनडायरेक्ट है, वो इक्विपमेंट के द्वारा फैलता है। अगर वो पर्सन कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है तो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो चुका है। तो अगर वो इन्फेक्ट हो चुका है तो अगर उसको कोई दूसरा आदमी छुएगा, अगर हेल्दी पर्सन भी छुएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अब आता है एयरबॉर्न स्प्रेड। तो एयरबॉर्न में से भी फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अगर वो खांसी करे या फिर छींके तो उसके द्वारा भी क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैल सकता है, डस्ट के द्वारा फैल सकता है, एरोसोल्स के द्वारा फैल सकता है। ठीक है। अब आता है ओरल रूट। ओरल रूट में कैसे फैलेगा, अगर ओरल रूट में हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो अगर वो सब इन्फेक्टेड हो तो क्या हो सकता है कि वो और हमारे गट में जाके कॉलोनाइजेशन करते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। अब आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट कैसे होता है, जब हम लोग क्या जैसे सिरिंज हो गया या फिर कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, निडल हो गया, तो वो सब क्या होता है कि अगर वो सही तरह से बोल सकते हैं डिसइंफेक्टेड नहीं हो, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या होता है कि अगर वो निडल अच्छे से क्लीन नहीं है तो क्या होगा, अगर हम लोगों को उसे सुई दिया जाएगा या फिर पानी चढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में चला जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्या, सिरिंज और सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे जो सर्जरीज होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो सही तरह से डिसइंफेक्टेड नहीं हो तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द HAIs, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या है, इम्यून स्टेटस। इम्यून स्टेटस मतलब कि जितना ज़्यादा एक आदमी का इम्यूनिटी होगा वो इन्फेक्शन जो है वो उतना कम लगने का चांस होगा। अगर उसका इम्यूनिटी ही लो होगा तो क्या होगा, उसको बार बार इन्फेक्शन होते रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इम्यून स्टेटस। मोस्ट एडमिटेड पेशेंट हैव impaired immunity either as the part of their pre-existing disease or due to treatment they have received in hospital। तो क्या है कि क्या बोल रहा है कि जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनका क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत लो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से, बीमारी की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि तो उनको जो है वो इन्फेक्शन लगने का चांस और ज़्यादा हो जाता है। अब आता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, यानी कि जितना हॉस्पिटल में जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, जितना गंदा रहेगा वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा चांस होगा। अगर क्लीन रहेगा, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, आसपास क्लीन रहेगा, डिवाइस क्लीन रहेंगे, इक्विपमेंट क्लीन रहेंगे, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन लगने का चांस भी उतना ही कम रहेगा। अब आता है पुअर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज इसेंशियल टू कंट्रोल HAI, फेलिंग ऑफ विच स्प्रेड HI। यानी कि क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मतलब कि एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने के लिए वो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सही से करे, सैनिटाइज करे, जो भी ICU है या फिर जो भी OT रूम है उसको सही तरीके से क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना। तो ये सब क्या आता है कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अंदर आ जाएगा। फिर आता है ट्रांसफ्यूज़न। जो ट्रांसफ्यूज़न है ब्लड का, ब्लड प्रोडक्ट का, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है, उसको अच्छी तरीके से क्या करना है, हम लोगों को स्क्रीन करना है। कहीं अगर वो ब्लड है तो ब्लड में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, सही तो है, वो कंपेटेबल तो है ब्लड देने के लायक, नहीं तो क्या हो जाएगा कि
सामने वाले जिसको हम लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं उसको क्या हो सकता है, HIV का या फिर हेपेटाइटिस बी और सी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। अब आता है टाइप ऑफ HAI का कितने कितने टाइप होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में और अगर उसको कैथेटर लगाया जा रहा है या फिर लग चुका है, अगर उसको सही तरीके से देखभाल नहीं किया जाएगा उस एरिया का, तो वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के अंदर आ सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन HAI वर्ल्ड वाइड, द मोस्ट ऑफ द UTI caused by gram negative bacilli और enterococci such as Klebsiella and the Pseudomonas। तो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा HI होने वाला क्या है, इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, जो भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैथेटर के अराउंड में लग जाते हैं। अच्छे वो जो है उसको अच्छे तरीके से अगर साफ़ नहीं किया जाता है, अगर क्लीन नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से उसको केयर किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक आता है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो इससे क्या होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर सही तरीके से कैथेटर नहीं लगाया जाता है ट्रांसफ्यूज़न के टाइम में, या फिर वैसा सिरिंज सही तरीके से नहीं लगाया जाता है, तो क्या हो सकता है कि इसके वजह से कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है। जो थर्ड आता है वो क्या आता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो क्या होता है, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, अगर उसको सही तरीके से क्या होता है, देखभाल नहीं किया जाता है, तो उसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो अंदर चला जाता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में और निमोनिया कॉज करता है। एक फिर जो फोर्थ है वो क्या, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जहाँ पे सर्जरी हुआ है, अगर उसको सही तरीके से क्लीन नहीं किया जाएगा, केयर नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और ये जो है मेनली वीकर पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को। अब आता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यानी कि हम लोग जो भी HAI है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है, हाथ को हमेशा धोते रहेंगे। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, PPE का यूज़ करेंगे, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, एप्रन हो गया। सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो भी शार्प चीज़ है उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हैंडल और डिस्पोज करेंगे। फॉलो नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल, जो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि जो यूज्ड नीडल है उससे हम लोगों को इंजरी ना हो। सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको अच्छी तरीके से हैंडल करके डिस्पोज करेंगे। बॉडी फ्लूइड को डिस्पोज करने का ये करेंगे, कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट करने का कोशिश करेंगे। इम्यूनाइजेशन एंड आइसोलेशन, एक जो भी पेशेंट है जिसको अच्छी तरीके से केयर देने का ज़रूरत है उसको क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेट करके रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।